दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी यानी पॉलिटिकल साइंस के 133 सब्जेक्ट के बारे में। इसमें ऑलरेडी मैं 9 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं हम, और जैसे कि आप सभी को पता है हम आज डिस्कस करने वाले हैं 10th यूनिट। ठीक है, इससे पहले 9 यूनिट हमारे चैनल पर हैं, अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो उन्हें देख लीजिए। साथ ही आपको बता दूं, अगर आप इग्नू में हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में है, तो इन वीडियो और जो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल कर रहा हूँ उनके देखने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी बुक पढ़ने या किसी भी तरह का कोई भी अदर मटेरियल पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन वीडियोस में मैं आपको जो हर एक यूनिट में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करा रहा हूँ, जिससे आपको एक अच्छी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है पैदा हो सके आपके माइंड में। ठीक है, साथ ही ये जो क्वेश्चन हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी आपके आने के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको अन्य कोई अदर मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल कराऊंगा उसको एक दो बार पढ़िए, साथ ही जो वीडियोस हैं इन्हें भी एक दो बार देखिए। ठीक है, सो ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो चलिए आज का यूनिट डिस्कस कर लेते हैं, जो है यूनिट 10, विकसित और विकासशील राज्यों में देशों में राज्य। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट है, यूनिट 10, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें थोड़ा कुछ पीडीएफ में प्रॉब्लम है, मिस्टेक है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। जो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी अन्य अदर क्वेश्चन थोड़े सही हैं। इसमें शायद एक दो पेज मिस्टेक से हट गया है, तो उसकी प्रॉब्लम मत कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राज्य क्या है और उसके अनिवार्य तत्व क्या हैं। देखो, राज्य क्या है ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, साथ ही राज्यों के अनिवार्य तत्व बताइए, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये पूरा क्वेश्चन जैसे इसमें देगा है बिल्कुल ऐसा भी आ सकता है। तो तब आपको क्या बताना है, गार्नर के अनुसार। ठीक है, गार्नर एक विद्वान है। राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी देश के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, तो दूसरे पीडीएफ से मैं आपको ये कवर करा देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, देखिए ये रहा। राज्य का अर्थ और परिभाषा, चलिए यहाँ देख लेते हैं इसको, और बाकी का वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। राज्य शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टेट यानी स्टेट का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से हुई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, जिसको आप अपने अगर एज इट इज़ अपने आंसर में लिखोगे तो एक यूनिक आंसर, एक डिफरेंट आंसर बनेगा अदर स्टूडेंट से, जो कि आपके मार्क्स तो गेन करेगा ही, साथ ही एक इफेक्टिव आंसर उसको बनाएगा। प्राचीन यूनान की नगर राज्यों को पोलिस ही कहा जाता था। वर्तमान में नगर राज्यों का स्थान बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया, किंतु राज्य आज भी उसी अवधारणा का घोतक है। ठीक है, पीडीएफ काफ़ी बड़ी है, इसलिए मैं पूरी इसको पीडीएफ को नहीं पढ़ूंगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं राज्य की परिभाषाओं के संबंध में यहाँ पर देख लेते हैं। राज्य की परिभाषाओं के संबंध में इस विविधता को देखकर मैकाइवर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि राज्य जैसा शब्द, स्पष्ट शब्द की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से दी है। यानी इसकी कई मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी हैं। ये भी हमें बात में समझ आता है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है। राज्य परिवार, और क्योंकि अरस्तु एक मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट आपका है, जिसे आपको पढ़ना चाहिए जिसके बारे में, साथ ही पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत बड़े विद्वान हैं, तो उनको पढ़ना चाहिए। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्व और अंतर्निर्भर जीवन की प्राप्ति है। ठीक है, तो इसी तरह इसमें 3-4 विद्वानों या के बारे में बताया गया है कि इसके अनुसार कैसे क्या है। ठीक है, राज्य की अवधारणा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमें अदर क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं जो कि दूसरी पीडीएफ में है, तो यहाँ से सिर्फ हम राज्य
और राज्य के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए, ये दूसरा जो है इसी के अंदर टॉपिक है जिसमें राज्य के तत्व पूछा गए थे। राज्य हमने देख लिया, राज्य क्या है ऊपर हमने देख चुके। अब देख लेते हैं राज्य के महत्वपूर्ण तत्व। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। इसमें विभिन्न विचारकों ने राज्यों के तत्वों के संबंध में अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। जैसे परिभाषा अलग है तो विभिन्न विद्वानों ने, विचारकों ने अलग अलग इसके जो है विचार व्यक्त किए इसके बारे में कि अलग अलग तत्व हैं। सिज्विक ने राज्य के 3 आवश्यक तत्व बताए हैं। ठीक है, जो ये विद्वान हैं इसने 3 बताए हैं। गार्नर ने ज़्यादा बताए हैं। गार्नर के अनुसार, जैसे हमारी बुक में दिया गया है तो हम यहाँ पढ़ते हैं, डॉक्टर गार्नर के अनुसार राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। मनुष्यों का समुदाय, एक प्रदेश जिसमें वे स्थायी रूप से निवास करते हैं, और तीसरा है आंतरिक संप्रभुता तथा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता, और चौथा है जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करने हेतु एक राजनीतिक संगठन। यानी वर्तमान में डॉक्टर गवर्नर के विचारों को ही मान्य किया गया है, मतलब इनको ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। जैसे कि आपने देखा उस पीडीएफ में भी यही था, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बुक में यही है। ठीक है, ये पीडीएफ मैंने अलग से उठाई थी। चलिए, जो गार्नर के अनुसार तत्व हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है जनसंख्या, पॉपुलेशन। राज्य का सर्वप्रथम तथा आवश्यक तत्व है जनसंख्या। राज्य मनुष्यों का ही एक संगठन है, व्यक्तियों से ही मिलकर राज्य का निर्माण होता है। जनसंख्या के बिना राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यदि जनसंख्या न हो तो कौन शासक होगा और प्रजा कहाँ से आएगी। राज्य का अस्तित्व मानव तत्व के अस्तित्व पर ही आश्रित है। इसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़िएगा, आपको पूरी ज़रूरत है। बाकी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, जनसंख्या क्या है। जनसंख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी राज्य को बनाने के लिए, क्योंकि व्यक्ति हैं तो राज्य है। अगर जहाँ पर जनसंख्या ही नहीं है, व्यक्ति नहीं है, तो उसे एक राष्ट्र कैसे कहा जा सकता है, जहाँ पर 4, 5 या 10, 20 आदमी है सिर्फ। ठीक है, जनसंख्या होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी उस चीज़ का, उस स्थान का विकास हो सकता है, वो डेवलप्ड हो सकता है। वहाँ पर लोग रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, काम करेंगे, सभी कार्य होंगे, तो तभी एक कॉलोनी बनेगी, फिर बड़ा क्षेत्र बनेगा। तो इसी तरीके से जनसंख्या का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं जिसमें इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है डिटेल में दिया गया है। यहाँ पर देखिए, ये रहा दूसरा, एक निश्चित भूभाग। ठीक है, निश्चित भूभाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है। निश्चित भूभाग के अभाव में मनुष्यों द्वारा व्यवस्थित जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। ब्लंट शैली के शब्दों में, जैसे राज्य का व्यक्तिक आधार जनता है, उसी प्रकार उसका भौतिक आधार प्रदेश है। ठीक है, किसी राज्य का व्यक्तिक आधार जनता है यानी जनसंख्या है, और उसका भौतिक आधार यानी जिस पर वो टिका, आधार बोलते हैं बेस को। ठीक है, जिस पर वो टिकता है, तो भौतिक आधार क्या है, प्रदेश। अगर भूभाग ही नहीं तो फिर किस चीज़ के देश। ठीक है, चलिए, जनता उस समय तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकती जब तक उसका कोई निश्चित प्रदेश नहीं हो सकता। गार्नर के शब्दों में देख लेते हैं, ऐसी अवस्था से लोग निर्माण की प्रक्रिया में राज्य हो सकते हैं, परंतु वे तब तक राज्य नहीं होते जब तक कि स्थायी रूप से किसी निश्चित खंड पर स्थित न हो जाए, किसी निश्चित जगह स्थान पर जो है स्थिर न हो जाए, वो राज्य नहीं कहलाएगा। तो राज्य के 2 सेगमेंट हमने ऊपर बहुत ही एलिमेंट देखे, जिसमें सबसे पहला है जनसंख्या, उसके बाद है एक निश्चित भूभाग, जगह होनी चाहिए। तीसरा देख लेते हैं सरकार ये देख लेते हैं। सरकार राज्य संगठनात्मक तत्व है। राज्य का संगठनात्मक तत्व है। किसी निश्चित प्रदेश के निवासी तब तक राज्य का स्वरूप धारण नहीं कर सकते जब तक कि उनका एक राजनीतिक संगठन न हो। ठीक है, एक राजनीतिक संगठन होना चाहिए जो वहाँ पर शासन करता है, जो वहाँ की जो है कानून वगैरह इन सभी चीज़ों का ख्याल रखता है, जनता का ख्याल रखता है, डेवलपमेंट में योगदान देता है। तो एक निश्चित सरकार होनी चाहिए। तो ठीक है, इसी में देख लेते हैं आगे। ये राजनीतिक संगठन सरकार है जो राज्य के लक्ष्य
यह राजनीतिक संगठन सरकार है जो राज्यों के लक्ष्य तथा नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। वस्तुतः सरकार राज्य का वह अभिन्न अंग है जिसके द्वारा राज्य उन उद्देश्यों की पूर्ति करता है जिसके लिए उसका संगठन होता है। राज्य वह एजेंसी है जिसके माध्यम से राज्य के संकल्प बनते हैं और उसकी अभिव्यक्ति होती है। सरकार की व्यवस्था ठीक है, यह वह एजेंसी है जिसके माध्यम से राज्य के संकल्प बनते हैं और उसकी अभिव्यक्ति होती है। सरकार की व्यवस्था स्थापित करती है और कानून पालन करने के लिए पुलिस या अन्य प्रकार की शक्ति का प्रयोग करती है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं और साथ ही इसमें कुछ मोस्ट जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं जो विद्वानों के द्वारा दी गई हैं। जैसे गार्नर के अनुसार सरकार राज्य का वह साधन या यंत्र है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य अर्थात सामान्य नीतियों और सामान्य हितों की पूर्ति होती है। यानी किसी भी देश, किसी भी जगह की अगर हमारे पास जगह है, जनसंख्या है, सरकार नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, वहाँ का तंत्र, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ की नीतियाँ, वहाँ के लोगों के हितों के बारे में सोचना, ये सभी कार्य कौन करती है? सरकार करती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें है संप्रभुता। गैटिल के अनुसार संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। संप्रभुता देखो क्या होती है बेसिकली। संप्रभुता से आशय है ऐसा राज्य जो अपने बाहरी और आंतरिक सभी प्रकार के डिसीजन हैं जो अपने खुद के दम पर ले सके। जैसे भारत, ठीक है, भारत पूरी तरीके से संप्रभुता संपन्न राज्य है। भारत अपने खुद के डिसीजन किसी के ऊपर नहीं सौंपता कि भाई वो हमारा डिसीजन लेगा। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ठीक है, हम अपने खुद के बाहरी या आंतरिक डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। तो इसी को बोलते हैं संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता गैटिल के अनुसार संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। संप्रभुता सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता राज्य का प्राण है, यानी उसकी जान है। इसके अभाव में राज्य अस्तित्व में नहीं आ सकता। देखो, अगर हमारे पास जनसंख्या है, एक भूभाग है, सरकार है, और वो सरकार तानाशाही है, वो सरकार किसी अन्य राज्य के अंडर में है। ठीक है, तो उस टाइम एक अगर संप्रभुता नहीं है तो ऐसे में वो एक राज्य या पूरा राज्य नहीं बन सकता, क्योंकि इस सिचुएशन में वो अपने खुद के डिसीजन नहीं ले पाएगा। वो किसी के अंडर होगा, गुलामी में होगा, तो उस सिचुएशन में एक स्वतंत्र, एक पूर्ण राज्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये चौथा एलिमेंट था। सॉरी, ठीक है, तो यही था आपके पूरे क्वेश्चन में इसमें कि राज्य क्या है और राज्य के महत्वपूर्ण जो तत्व हैं या परिभाषाएं। साथ ही अगले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके अलावा जो हमारे अन्य अदर क्वेश्चंस हैं। यूनिट 10 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, वहाँ से काफ़ी आई होप कि आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें एक दो पॉइंट स्किप किए गए थे, वो मिस्टेक से हट गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट देखता हूँ इसमें। चलिए, ये रहा। विकासशील देशों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। विकासशील देशों के प्रमुख लक्षणों के बारे में बताया गया है। पूंजी की कमी। ठीक है, शायद इसमें एक क्वेश्चन और है, ऊपर स्किप हो चुका है शायद। ये चलो इसे डिस्कस कर लेते हैं। विकासशील देशों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पूंजी की कमी। विकासशील देशों में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के कम होने के कारण पूंजी निर्माण नहीं हो पाता। इन देशों में कम आय और कम बचत तथा कम पूंजी का विषैला चक्र चलता रहता है। विकासशील देशों के बारे में बताया गया है। घरेलू पूंजी के अभाव में इन्हें विकसित देशों से पूंजी उधार लेनी पड़ती है, जो न तो सदैव उपलब्ध होती है और न ही उसकी ऋण शर्तें राष्ट्रहित में होती हैं। ठीक है,
विकासशील देशों की प्रमुख लक्षण क्या बताए हैं। विकासशील देशों की यानी पूंजी की कमी होती है, और पूंजी की कमी होने के कारण वो अन्य देशों से, जो डेवलप्ड देश हैं या अन्य अमीर देश हैं, उनसे अक्सर ऋण लेते हैं। ऋण तो लेते हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में बहुत सी बार जो अन्य अदर देश होते हैं उनके पास हमेशा भी तो पैसा या ऋण उपलब्ध नहीं होता ना, तो इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बहुत सी बार अन्य जो ऋण देने वाला देश होता है वो ऐसी शर्तें रख देता है जो राष्ट्र के हित के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है इसी में, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अधिकतर विकासशील देशों की एक प्रमुख समस्या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण विकासशील देशों में उन अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसे गरीबी तथा भुखमरी की समस्या, बेरोजगारी में वृद्धि आदि। ठीक है। अगला इसमें पॉइंट देख लेते हैं। ये पॉइंट मिस्टेक से लिखे, इनमें कुछ मिस्टेक हुई है तो उसके प्रॉब्लम मत कीजिएगा, बस आप पॉइंट पर ध्यान दीजिए। अविकसित उद्योग। विकासशील देशों में उद्योग धंधों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता। इन देशों में आधुनिक विशाल स्तरीय उद्योगों की कमी है। इनमें मुख्य रूप से लघु उद्योग पाए जाते हैं, जिनमें श्रम शक्ति के अधिक प्रयोग किए जाने के कारण उत्पादन कम मात्रा में हो पाता है। पांचवा है इसमें, अगला है नेक्स्ट, नारी की दशा। विकासशील देशों में नारी की दशा शोचनीय होती है, यानी बहुत ही निम्न स्तर की होती है। वहाँ पर नारियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, या देश की जीडीपी बढ़ाने में या देश को आगे बढ़ाने में नारी का काफ़ी ज़्यादा कम योगदान होता है। साथ ही नारी शिक्षा के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कम ध्यान दिया जाता है। तो समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम महत्व दिया जाता है। अधिकांश विकासशील देशों में पर्दा प्रथा, बाल विवाह और दहेज प्रथा आदि विद्यमान रहती हैं। ठीक है। जैसे विकासशील देश भारत है, भारत में भी ये काफ़ी समस्या है, एक बड़ी समस्या है भारत की। ये सामाजिक बुराइयों ने स्त्रियों के जीवन अत्यंत दयनीय बना दिया है। इन देशों में स्त्री पुरुष अनुपात लगभग बराबर है। कार्यशील जनसंख्या के रूप में नारी का प्रतिशत बहुत कम होता है। साथ ही पिछड़ा हुआ औद्योगिक ढांचा होता है विकासशील देशों में। अधिकांश विकासशील देशों में आधुनिक उद्योगों की कमी होती है। ठीक है। उद्योग जो धंधे होते हैं वो छोटे स्तर पर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इन देशों में औद्योगिक उत्पादन बहुत कम हो पाता है। राष्ट्रीय आय में उद्योगों का योगदान बहुत कम होता है, क्योंकि वो एक तो कम होते हैं और काफ़ी छोटे स्तर पर होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक पिछड़ापन होता है अनेक विकासशील देशों में। सामाजिक अंधविश्वास लोगों को इस प्रकार जकड़े हुए हैं कि वे नवीन परिस्थितियों, तकनीकी ज्ञान और आधुनिक उत्पादन प्रणालियों को ग्रहण नहीं कर पाते। सामाजिक पिछड़ेपन के कारण इन देशों में श्रम की गतिशीलता की कमी होती है। चलिए देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, नरम राज्य क्या है। यूरोपीय देशों के साथ दक्षिण एशियाई देशों की तुलना करते हुए सॉफ्ट स्टेट शब्द गुनार मिर्डल ने पेश किया था। उनके अनुसार दक्षिण एशियाई देश नरम राज्य की नीति का पालन करते हैं। नरम अवस्था देखो क्या होती है। नरम अवस्था की नीति का मतलब है सामाजिक विचलन की और राज्य का एक उदार दृष्टिकोण है। नरम राज्य कठिन निर्णय नहीं ले पाते, भले ही स्थिति की मांग को हो, या नरम राज्य नीति कानून के शासन को लागू करने में राज्य की क्षमता को कमज़ोर करते हैं। कठिन निर्णय नहीं लेने से अपराध दर, हिंसा, भ्रष्टाचार बढ़ता है, क्योंकि जब कठिन निर्णय नहीं होते तो अपराधी किसी भी कानून से नहीं डरते। जब तक कि कठोर कानून नहीं होंगे तब तक अपराध होते रहेंगे। ठीक है। इसका एक एग्जांपल आप जो सऊदी अरब है वहाँ से ले सकते हो। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कठोर जो है कानून है, तो इस सिचुएशन में जो अपराध संख्या है वो काफ़ी कम है। इसी तरीके से अगर और देशों की तुलना की जाए उनसे, जैसे भारत है, तो भारत में जो अपराधी है वो काफ़ी टाइम तक बचा रहता है। तो इस सिचुएशन में अपराध होते रहते हैं। इंदिरा गांधी को जिसे एक बार दुनिया के शक्तिशाली नेता के रूप में माना जाता था, वह देश की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने साबित किया कि भारत उनके कार्यों के माध्यम से नरम राज्य नहीं है। ठीक है। एक बार ऐसा था 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में बांग्लादेश के निर्माण
1975 में सिक्किम पर कब्जा और देश में अलगाववादी आंदोलन का दमन, ये कुछ उदाहरण हैं कि भारत उस टाइम नरम राज्य नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत मिड में आता है, ज़्यादा नरम भी नहीं है और ज़्यादा कठोर भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अति विकसित राज्य का अर्थ क्या होता है? जो अति विकसित राज्य होते हैं, एक ऐसा देश जिसका समाज लोकतांत्रिक रूप से विकसित न हो, किंतु उसके पास अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह अपना खुद का संविधान, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, गहरी पैठ वाली आर्मी, पुलिस और सिविल सर्विसेज हों, जैसा ऐसा देश अति विकसित होता है। क्या, एक बार देख लेते हैं दोबारा। किंतु उसके पास अन्य लोकतांत्रिक देशों, ठीक है, खुद का संविधान, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, गहरी पैठ वाली आर्मी, पुलिस और सिविल सर्विस हो, ऐसा देश क्या कहलाएगा? अति विकसित देश कहलाएगा। विकसित राज्यों की तरह लोकतांत्रिक मानसिकता वाले नहीं हैं। अविकसित राज्यों की तरह ऐसे राज्यों में लोगों को अपने अधिकारों की समझ नहीं होती, जिस कारण इसका शोषण और भी बुरी तरीके से, शायद इसमें विकासशील देशों के बारे में बताया गया है। और यहाँ से कोई क्वेश्चन मुझे लगता है मिस हो चुका, यहाँ से कोई पेज मिस हो चुका है, तो बाकी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। अति विकसित राज्य क्या होता है, इसके ऊपर हमने डिस्कस करा था। विकासशील देशों के बारे में, विकासशील देशों की विशेषताएं क्या, उनके अंदर जो है लक्षण होते हैं, विशेषताएं तो नहीं, लक्षण इनको बोल सकते हैं, लक्षण, हाँ, ठीक है। इसके अलावा हमने राज्य और राज्य के महत्वपूर्ण एलिमेंट जो होते हैं, तत्व होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चारों क्वेश्चन हैं। इसको आप, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आए, 1-2 बार वीडियो देखिए। साथ ही PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, जिसको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ से कवर किया था वो भी PDF और ये वाली भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। बाकी आप थोड़ा बहुत गूगल से देख लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ मिसिंग है, मिस्टेक हुआ है, उसको माफ़ी चाहूँगा उसके लिए मैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। काफ़ी लंबा ये वीडियो हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही इस PDF का, इन दोनों PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी जो है मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी मैंने अपलोड किए हुए हैं, धीरे धीरे और कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए यूनिट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।